सो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कीप लर्निंग पे। आज हम टेंस को वापस दोबारा रिपीट करने वाले हैं। फ्यूचर टेंस के पिछली वीडियो जो हमारी आई थी उसमें हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट कर लिया था, जिसको हम सिंपल फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेक्स्ट टॉपिक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलो पहले मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यानी कि इम्परफेक्ट टेंस। चलिए पहले हम इसको समझते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसकी क्या पहचान होती है। तो देखिए, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कहां से निकला? कंटिन्यू से निकला। ठीक है, तो कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? लगातार। हम बोलते हैं ना, कोई भी जब हम काम करते हैं तो हम बोलते हैं ना, चल चल कंटिन्यू कर, इसको कंटिन्यू कर। कहने का मतलब कि वो काम अभी करते रहे, मतलब वो काम जारी रहना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही चूंकि ये बात हो रही है फ्यूचर की, तो फ्यूचर में कोई ऐसा काम होगा जो जारी होगा, मतलब वो काम हो रहा होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस का मतलब यही है कि फ्यूचर में हम जिसकी बात कर रहे हैं हम फ्यूचर में, ठीक है, मैं जिस काम की बात कर रहा हूं फ्यूचर में, वो काम फ्यूचर में जारी होगा। तो हम ये कहेंगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का हो, बात बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब हमें इसको पहचानना होगा कि पहचानने के कुछ ना कुछ तो इसके नियम होंगे, जैसे कि वो इसके पहले वाले या सब टेंस में मैंने पहचानने का नियम बताया था, तो वैसे ही सेम कंडीशन इसमें भी कुछ ना कुछ पहचानने का नियम होगा। ठीक है, और वो क्या होगा अभी मैं आपको लिख के बता रहा हूं, आप वीडियो के साथ बस बने रहिए। तो चलिए पहले इसका एक हिंदी स्टेटमेंट में लिख देता हूं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, क्रिया यानी कि वर्ब, क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इत्यादि रहे। ठीक है, वो वाक्य किसका कहलाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। हाँ भाई, हेलो, मैं थोड़ा घर आ गया था। क्या कर दिया? क्यों? हाँ, अमित से बात करो एक बार। पता नहीं यार, चलो मैं वही घर वाला थोड़ा सा वीडियो बना रहा था, मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में, है ना, मैं ट्यूशन पे ही पहुंच रहा हूँ। ठीक है, ठीक है।
तो दोस्तों ये रहा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि इम्परफेक्ट टेंस का पहचानने का नियम कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे या फिर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि रहे तो वो सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। ठीक है, तो आपको इसका पहचानने का नियम तो समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आ गया होगा और 110% आपको आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम पहचान तो लिए, अब जैसे ही मेरे पास सेंटेंस आएगा तो मैं इसे पहचान लूंगा कि हाँ भाई ये सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। लेकिन अब इसका अगला जो स्टेप आता है वो आता है कि अब इसको बनाया कैसे जाए, तो बनाने का नियम अब देखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल रखता हूँ, ठीक है, ताकि हमें पहचानने में और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए इसकी पहचान को। ठीक है, तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल रखता हूं कि वह रोज क्रिकेट खेलता रहेगा। वह रोज क्रिकेट खेलता रहेगा। ठीक है, वह रोज क्रिकेट खेलता रहेगा, ये हमारा एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिखा था कि ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे या फिर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ता रहेगा करके आ रहा है। ठीक है, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि वह रोज क्रिकेट खेलता होगा, ठीक है, खेलता रहा होगा या फिर खेलता रहेगा, तो बात बराबर है। बस हमें देखना है रहेगा। ठीक है, चाहे वो ता रहेगा हो या रहा होगा हो, बस देखो रहना से क्या पता चलता है कि जैसे अगर कोई काम तुम कर रहे हो, वो काम मतलब अभी कर रहे हो, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अगर मैं बोलूंगा कि अपने काम को एक वर्ड में रिप्रेजेंट करो तो तुम बोलोगे कि मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, मतलब कि जो काम कंटिन्यू हो रहा है उसमें रहा रही का यूज होना तय है कि उसमें रहा रही का यूज होगा ही होगा। गा लग गया तो इससे मुझे पता चल गया कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, और रहा लगा हुआ है तो इससे पता चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। ठीक है, गा से फ्यूचर का पता चल गया और रहा से कॉन्टिन्यूअस का पता चल गया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा टोटल जो पता चला वो क्या चला कि ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो चलिए अब इसको बनाना कैसे है, तो बनाने का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पहचानने वाले नियम को मिटा रहा हूं, एक बार आप देख लो, वीडियो पॉज करके, चाहो तो आप राइट डाउन भी कर सकते हो, बाकी फिलहाल मैं इसे मिटा रहा हूं और इसके जगह पे अब मैं इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस से अगर कोई सेंटेंस आता है तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, तो चलिए इसको मैं अभी इरेज करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। एस अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं जो कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस इसमें यूज होगा बी का, बी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर रहे थे तो वहां भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाया था, यानी कि वर्ब में आईएनजी लगाया था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा था। अब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, तो इस हिसाब से चाहे वो प्रेजेंट की बात हो, पास्ट की बात हो, फ्यूचर की बात हो, इन तीनों में जब भी हम कॉन्टिन्यूअस के वाक्य को करेंगे तब वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लियर तरीके से बता दिया था कि शैल का यूज कहां करना है, विल का यूज कहां करना है। फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि शैल का यूज प्लूरल नंबर के साथ करना है और विल का यूज सिंगुलर नंबर के साथ करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह
और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमसे सब्जेक्ट ही मांगा जा रहा है, तो इस सब्जेक्ट के जगह पे इसका मीनिंग लिखते हैं। वह को क्या बोलेंगे? ही। ठीक है, ही हो गया। इसके बाद शैल या विल। अब ही के साथ हम शैल का यूज करेंगे या विल का यूज करेंगे, तो इससे पहले मैं ये देखूंगा कि ही जो है मेरा वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब चलो सपोज कि आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, सपोज कि आप राम के बारे में बात कर रहे हो और राम का नाम नहीं लेना चाहते हो, ठीक है, या राम का नाम आप भूल गए, तो आप क्या बोलोगे? उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि वह मेरा दोस्त था। ठीक है, अब राम की जगह पे मैं क्या बोल रहा हूं? वह मेरा दोस्त था। तो ये जो वह का यूज हुआ वो सिंगुलर के लिए तो हुआ। राम की बात अगर हो रही थी तो राम मेरा जो था वो सिंगुलर ही तो था, और राम की जगह पे मैंने वह का यूज कर दिया, तो वह भी सिंगुलर होगा। यानी कि वह जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है। ठीक है, और सिंगुलर नंबर के साथ हम विल का यूज करते हैं, तो ही विल। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट हो गया, यहां से विल का यूज कर दिया। अब बात करते हैं बी की, तो इसके बाद हमें बी का यूज करना है। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और वर्ब इसमें क्या है? खेलता, यानी कि खेलना हमारा वर्ब हो गया। और खेलना को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? प्ले, और इसमें लगा देते हैं आईएनजी, प्लेइंग। ही विल बी प्लेइंग, क्या खेल रहा है वो? क्रिकेट। तो CRICKET, क्रिकेट। और इसके बाद एक और चीज दिया हुआ है रोज, तो रोज के जगह पे या तो आप डेली का यूज कर सकते हो या फिर आप एवरीडे का भी यूज कर सकते हो। तो ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट एवरी डे या फिर डेली। फुल स्टॉप, हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, बस यही था। अब देखिए इसमें क्या कुछ ज्यादा कुछ समझना था? नहीं समझना था। बस दो चीज इसमें चेंजिंग हुआ, जो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट किया था और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो हमें दो चीज का डिफरेंस दिख रहा है। पहला कि फ्यूचर इंडेफिनिट में बी का यूज नहीं हुआ था, इसमें बी का यूज हुआ। फ्यूचर इंडेफिनिट में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ था, इसमें मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज हुआ। ठीक है, तो बस यही माइनर, मतलब मेन वर्ब तो आपका हर कंडीशन में बदलेगा, ये तो कंफर्म है कि मेन वर्ब हर टेंस में बदल जाएगा। बात अगर हेल्पिंग वर्ब की करें तो शैल विल तो आपके साथ रहेगा ही, फ्यूचर में, पूरे फ्यूचर में शैल विल आपके साथ है, बट शैल विल के साथ हर स्टेप में कुछ ना कुछ जुड़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे बी लग गया, हो सकता है परफेक्ट जब हम करेंगे तो परफेक्ट में कुछ और लग जाएगा, तो जब हम परफेक्ट करेंगे तभी हम समझेंगे कि क्या लगेगा। फिलहाल यहाँ के लिए ये समझ लो कि जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को सोल्व करेंगे तो उसके सब्जेक्ट प्लस शैल विल के साथ बी का भी यूज करेंगे। ठीक है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। और हाँ, एक चीज और आप लोग ध्यान में रखना कि अगर सेंटेंस में टाइम का जिक्र किया गया हो, वो टाइम कैसे भी हो सकता है। टाइम का मतलब जैसे यहाँ पे रोज की बात हो रही है, तो रोज क्या है? एक टाइम ही तो है। ठीक है, रोज का मतलब कि इसका एक रूटीन है। ठीक, तो जो भी टाइम होता है, चाहे कल, आज, परसों, या फिर 4 वर्ष या 3 वर्ष, जितने जो भी टाइम होते हैं, हमेशा टाइम को सेंटेंस के लास्ट में ही रखा जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, पहले मैंने पूरा स्ट्रक्चर पूरा कर दिया और इसके बाद जो टाइम था उसको मैंने रखा एवरीडे या फिर डेली। ठीक है, तो दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। हमारा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले मैं लिख के दिखा दे रहा हूं आपको। एनएस निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट प्लस सेम चीज रहेगा, शैल या विल। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होगा, यानी कि प्लस नॉट, और इसके बाद हम करेंगे बी का यूज। ठीक है, नॉट प्लस बी, और फिर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा है निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब निगेटिव सेंटेंस जब बनाओगे तो शैल बी या विल बी, शैल और बी के बीच में नॉट का यूज करना। ऐसा नहीं कि शैल बी नॉट का यूज कर दोगे, मतलब शैल बी के बाद नॉट का यूज कर दोगे तो सेंटेंस में आपके मिस्टेक हो जाएंगे। ठीक है,
तो जब भी नॉट का यूज करना होगा तो शैल, विल और बी इन दोनों के बीच में हमें नॉट का यूज करना है। ठीक है, तो चलिए अब इस पे एक सेंटेंस बना के देखते हैं कि कैसे सेंटेंस बनेगा। तो इसका एक सिंपल सा मैं सेंटेंस रखता हूं कि हम लोग कल विज्ञान पढ़ते हम लोग कल विज्ञान नहीं पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चूंकि नेगेटिव का वाक्य था और मैंने नहीं लगाना ही भूल गया था, तो हम लोग कल विज्ञान नहीं पढ़ते रहेंगे। सेंटेंस तो आपने देख लिया, सेम चीज है, ते रहेंगे, तो ये कॉन्टिन्यूअस का ही वाक्य हुआ, इसमें नहीं का यूज किया गया, मतलब निगेटिव सेंटेंस का वाक्य हुआ। तो अब हम इसको निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमसे सब्जेक्ट की मांग हो रही है, तो हम यहां से जो देखेंगे हिंदी सेंटेंस है मेरा, उसमें सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है मेरा हम लोग, और हम लोग को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, वी। ठीक है, चलिए वी तो लिख दिया। अब दिमाग में ख्याल आता है कि वी के साथ शैल का यूज करूं या विल का यूज करूं। तो पहले मैं ये चेक करूंगा कि वी जो है मेरा वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो बात हो रही है हम लोग की। हम लोग का मतलब कि उसमें मेरे साथ साथ और भी बंदे थे, जब भी तो मैं हम लोग का नाम लूंगा जिसमें मैं भी शामिल रहूंगा। ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया कि वी जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज किया जाता है, तो वी के साथ शैल का यूज होगा, वी शैल। ठीक है, अब देखिए शैल हो गया, उसके बाद नॉट का यूज हो रहा है, तो हमने यूज किया नॉट का, उसके बाद बी का यूज हो रहा है, तो हमने यूज किया बी का। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ना के दो मीनिंग है, या तो स्टडी लिख लो या फिर रीड लिख लो। तो चलो हम रीड ही लिख लेते हैं, READ, और फिर इसमें लगा देंगे ING। ये हो गया वी शैल नॉट बी रीडिंग क्या। अब सर ऑब्जेक्ट की बारी आ गई। ठीक है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब ऑब्जेक्ट की बारी आ रही कि जो हम काम कर रहे हैं, तो हम कौन सा काम कर रहे हैं। तो भाई हम पढ़ रहे थे, और पढ़ने के साथ साथ हम विज्ञान पढ़ रहे थे, तो वी शैल नॉट बी रीडिंग साइंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट। तो चलिए अब अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया, निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, जल्दी से अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ लेते हैं, तो आज हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहले मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि इंट्रोगेटिव दो टाइप के आते हैं। इंट्रोगेटिव से अगर क्वेश्चन आएगा तो दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आपका सिंपल सा इंट्रोगेटिव रहेगा जिसमें आपको हाँ ना में सिर्फ जवाब देना है, और एक WH वाला इंट्रोगेटिव रहेगा, जो WH फैमिली होती है ना, जिसमें व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब का यूज किया जाता है, तो इनको WH फैमिली बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके जो मोस्टली वर्ड होते हैं वो या तो W या H से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए इनको WH फैमिली का मेंबर बोला जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जब मैं लिखूंगा तो इसमें WH को साथ में लेके लिखूंगा, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि जिसमें WH है उसमें WH को लेके चलना है, जिसमें WH नहीं है उसमें WH को नहीं लेना है। ठीक है, तो ये हो गया WH फैमिली। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा, और हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या था इसमें, शैल या विल। ठीक है, और इसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का। ठीक है, इसमें एक चीज और अभी छूट रहा होगा, ध्यान में आ रहा होगा आपको कि शैल विल के साथ में बी का भी यूज कर रहा था। तो जब बात हम इंट्रोगेटिव की करेंगे तो बी का यूज जो होगा वो सब्जेक्ट के बाद होगा, यानी कि पहले हम शैल या विल में से किसी एक का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद बी का यूज करेंगे। तो प्लस बी प्लस
वर्ब की कितनी, फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसको हम बनाते हैं। पहले मैं एक सेंटेंस बिना WH का रखूंगा और एक सेंटेंस WH के साथ रखूंगा और फिर दोनों को आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम विदाउट WH रखते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा कि श्याम, ओह सॉरी, क्या श्याम सोमवार को मंदिर जाता रहेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहला सेंटेंस मैंने लिखा कि क्या श्याम सोमवार को मंदिर जाता रहेगा। तो अब इसको हम बनाते हैं। तो देखिए, इस सेंटेंस में WH का तो यूज किया नहीं गया है क्योंकि क्या पहले किया गया है। अगर क्या का यूज पहले किया जा रहा है तो ये समझ लो कि ये WH वाला सेंटेंस नहीं है, मतलब कि ये सिंपल इंट्रोगेटिव है जिसमें सिर्फ हाँ ना में जवाब देना है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम WH को तो रखेंगे नहीं क्योंकि इसमें तो स्ट्रक्चर में मैंने WH को साथ में लेके चला था, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि जहां पे WH का यूज होगा सिर्फ वहीं पे WH फैमिली रखनी है, अगर नहीं है तो उसे छोड़ के आगे बढ़ो। ठीक है, मतलब कि स्ट्रक्चर दोनों का सेम रहेगा, खाली WH वाले में WH का यूज हो जाएगा और बिना WH वाले में WH को हटा के बाकी सब जैसे है वैसे यूज करना है। ठीक है, तो देखिए, क्या श्याम, तो सबसे पहले WH तो इसमें है नहीं, इसको साइड करते हैं। शैल विल, अब शैल विल हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे और सब्जेक्ट मेरा क्या है, श्याम। ठीक है, चूंकि श्याम एक लड़का है और ये एक ही लड़का है, मतलब एक ही कोई पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका नाम श्याम है। तो मतलब ये हुआ कि ये हमारा सिंगुलर नंबर हुआ और सिंगुलर नंबर के साथ हम किसका यूज कर रहे हैं, विल का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विल श्याम। देखिए, विल का यूज हो गया, सब्जेक्ट का यूज हो गया, इसके बाद हम बी का यूज करेंगे। तो विल श्याम बी का यूज हो गया। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, जाता रहेगा, जाना वर्ब हुआ और जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। ये मेरा फर्स्ट फॉर्म है, इसमें मैंने ING लगा दिया तो ये बन गया फोर्थ फॉर्म। तो विल श्याम बी गोइंग, कहां जा रहा है वो, मंदिर, गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू टेम्पल। अब क्या क्या इसमें यूज हो गया, श्याम मंदिर जाता रहेगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और दिया हुआ है, सोमवार को, सोमवार को। देखिए, अब सबसे पहले समझ लीजिए कि जब भी कोई डेट से डे से संबंधित कोई टाइम आ जाए, जैसे डे का कोई नाम हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, तो जब भी हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो उस डे के नाम के पहले हम ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, कि विल श्याम बी गोइंग टू टेम्पल ऑन मंडे, ऑन मंडे, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, आज से अभी एक चीज याद कर लेना है कि जब भी बात डे की हो तो डे के पहले ऑन का यूज होना मस्ट है। अगर सपोज कि किसी सेंटेंस में ऑन का यूज नहीं किया गया है और उसमें कॉमन एरर यानी कि एरर फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो ध्यान रखो कि वहीं पे एरर होगा, क्योंकि डे के पहले ऑन का यूज होना मस्ट है, जरूरी है। ठीक है, तो ये था हमारा विदाउट WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम करेंगे विद WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं इतना क्लियरिटी तरीके से समझाया हूं, आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बावजूद भी अगर कुछ डाउट रह गया हो तो प्लीज आप कमेंट जरूर करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी डाउट को 100% क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं कि एक WH वाले सेंटेंस को बना के अब आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो देखिए, अब विद WH का मैं एक सेंटेंस रख रहा हूं, फिर उसको हम देखेंगे कि कैसे बनाना है। ठीक है, तो चलिए, मैंने एक सेंटेंस रखा कि आप लोग वहां
कैसे जाते रहोगे, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क, आप लोग वहां कैसे जाते रहोगे, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें WH कैसे पहचान, WH की पहचान क्या है, वहां, नहीं सॉरी, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। WH है ये कैसे, हाउ, कैसे क्या हम पूछते हैं ना कि कैसे हैं आप, हाउ आर यू, तो हाउ जो हुआ वो किससे स्टार्ट है, H से स्टार्ट है, तो इसलिए ये भी जो है वो एक WH फैमिली का मेंबर है, ठीक है। तो अब इसमें WH फैमिली वाला सेंटेंस आ गया, तो हमें WH फैमिली को कहां पे रखना है, इसका जो भी मेंबर होगा उस मेंबर को कहां पे रखना है, तो सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। देखिए स्ट्रक्चर हमसे कह रहा है कि WH फैमिली को बिल्कुल स्टार्टिंग में रखो, तो कैसे, कैसे का इंग्लिश मीनिंग होता है हाउ, चलिए हमने लिख दिया हाउ। WH फैमिली कंप्लीट हो गया, इसके बाद शैल या विल में से कोई एक चीज यूज करना है, तो उससे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, और सब्जेक्ट में ये देखेंगे कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट है हमारा आप लोग, आप और लोग, देखो आप यानी कि आपकी बात तो हो ही रही है और आपके साथ और भी लोग हैं, तो आप लोगों की बात हो रही है, आप लोग सबकी बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लूरल नंबर हो गया, और प्लूरल नंबर के साथ हम शैल का यूज करते हैं, तो हाउ शैल आप लोग का जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो होता है यू, हाउ शैल यू, सब्जेक्ट तक पहुंच गए, इसके बाद बी का यूज किया जा रहा है, तो हाउ शैल यू बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म वर्ब क्या है, जाना, तो गोइंग, हाउ शैल यू बी गोइंग, कहां, वहां, तो वहां को क्या कहते हैं, देयर, हाउ शैल यू बी गोइंग देयर, गोइंग टू देयर, ठीक है। हो गया कंप्लीट, बस इसमें यही तो था कि आप लोग वहां कैसे जाते रहोगे, हाउ शैल यू बी गोइंग टू देयर, ठीक है। तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली वाला भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब टेंस से मात्र 2 टॉपिक और बचा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये दोनों अलग अलग वीडियो में, इन दोनों को भी मैं जल्दी से क्लियर करके आपके सामने ले आऊंगा, ठीक है। और जब सारा टेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एक वीडियो जो हमारी रहेगी वो सिर्फ रिवीजन की रहेगी, उसमें पूरे टेंस को मैं अच्छी तरीके से फिर से दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में, मतलब कि जल्दी में कुछ अच्छी चीजें जो कि याद करने में आपकी मदद मिलेगी। जैसे मान के चलिए कि स्ट्रक्चर अब आपको याद नहीं हो रहा है, बार बार कोई चीज कोई वर्ड माइंड से निकल जा रहा है, तो वो जो मैं तरीका बताऊंगा वहां से सारे स्ट्रक्चर बिल्कुल सही तरीके से आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। जब भी आपको टेंस की जरूरत पड़ेगी वो सारे स्ट्रक्चर टाइम टू टाइम माइंड से निकल के आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर कल हम फ्यूचर का ही अगला टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ मिलेंगे, बिल्कुल क्लियरिटी तरीके से उसको समझेंगे, उसको बनाएंगे, ठीक है। तो बस आज हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सब कुछ समझ में क्लियरिटी तरीके से आया हो, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितना ज्यादा हो सके आप हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों को मदद मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।